ओके तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने काफी कुछ कंप्लीट कर दिया हुआ था। हमने इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये 4 एलिमेंट्स के बारे में काफी डिस्कशन कर लिया था। देन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे रिलेटेड है ये डिस्कशन हो गया था। बताएं यहाँ तक सबको क्लियर है कि कहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया यार? यहाँ तक डाउट? ओके अब यार जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ ये वो टॉपिक है जो जेई और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सोचोगे क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये? बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में लेट से मेरे पास 100 पेजेस हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल हार्डली कितना पेजेस का टॉपिक होगा? 15 पेजेस। लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी देखोगे ना तो इसकी पॉसिबिलिटी 30% है। मतलब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक क्वेश्चन आएगा तो 30% चांसेस है कि वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? डायपोल से। तो इजी टॉपिक है बट स्टेप वाइज आपको पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। क्लियर है नहीं? समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या चीज। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा केमिस्ट्री में, डाइपोल सुना है या नहीं? यस केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट याद है कि नहीं? ठीक है, हाँ। तो डाइपोल मोमेंट दो टाइप का है, एक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ेंगे और एक मैग्नेटिक में भी पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में जो डिस्कस करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों का मिला के डिस्कस करते हैं। कोई बताएगा डाइपोल मोमेंट का केमिस्ट्री में यूनिट सुना होगा, क्या था? बोर मैग्नेट। बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो हम वो मैग्नेटिक में डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री में जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उस पे डाइपोल मोमेंट जो जनरेट होता है हम उसकी बात करते हैं। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रिक डाइपोल को केमिस्ट्री से ज्यादा रिलेट मत करना। अभी केमिस्ट्री से कौन सा वाला पार्ट रिलेट होता है? इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वो वाला डाइपोल वहां पर यूज होता है। मैग्नेट में हम देखेंगे। यहाँ पर हम किस टाइप के डाइपोल की बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझते हैं होता क्या है। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने एक एटम बनाया हुआ है। एटम के पास न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हम एक बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री में हम डिफाइन करते हैं कि इसका एक डेफिनेट ऑर्बिट होता है, लेकिन उस ऑर्बिट में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो बेसिकली जब भी इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो हम एक टर्म यूज करते हैं, क्या? क्लाउड। कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के आसपास एक क्लाउड के फॉर्मेट में कहीं पे भी मिल सकता है। क्लियर या नहीं? यस सर। हाँ यार थोड़ा बोलते जाना यार, ऐसा चुप बैठना नहीं है, अदरवाइज फिर मजा नहीं आएगी, मेरा फिर पढ़ाने का मन नहीं करता ऐसे। तो अच्छा टॉपिक है, मैं चाहता हूँ कि अच्छे से सिखाऊं, बट अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। देखें तो यार एक बात हमने सीखी, क्या? हमारे पास एटम है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। अब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी लगाऊंगा तो मैं हमेशा दिमाग में क्या रखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से स्टार्ट होती है और कहाँ एंड होती है? माइनस। नेगेटिव। इस तरीके से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बना लिया करो? साइन, प्लस माइनस। तो अब बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट की तरफ। और एटम की टेंडेंसी होगी राइट की तरफ। इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे तो उसमें एटम पर क्या होगा? जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसकी टेंडेंसी लेफ्ट वर्ड्स आने की हो जाएगी, जबकि न्यूक्लियस राइट वर्ड्स। क्लियर? अब ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यहाँ पर किसकी डेंसिटी आ जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज की आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि एटम तो न्यूट्रल होता है ना। तो अगर मैं बात करूं कि अगर इलेक्ट्रॉन माइनस क्यू है तो फिर न्यूक्लियस कितना होगा? प्लस क्यू। प्लस क्यू। तो
ये जो छोटी सी यूनिट है, ये जो एक एटम से बन सकती है क्या, जब एटम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो इस छोटी सी यूनिट को, जिसमें मैं टोटल एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, जिनके बीच में थोड़ा सा क्या होगा, सेपरेशन होगा, इस यूनिट को ही क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इट इज अ स्मॉल यूनिट, क्लियर। इसमें खास बात क्या होगी, सिमिलर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव केप्ट एट अ वेरी क्लोज डिस्टेंस। मतलब ये डिस्टेंसेस सेंटीमीटर एमएम में नहीं होती हैं, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ये रेंज में होती हैं, क्लियर ना भाई। यहां तक ये स्टेप क्लियर है कि व्हाट इज डाइपोल, ओके। अच्छा, अब हम इन दोनों चार्जेस का इफेक्ट देखने का ट्राई करेंगे। सोचो यहाँ पर क्या होगा इन दोनों चार्जेस का इफेक्ट। माइनस वाला किस तरफ फील्ड देगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। ये प्लस वाला कैसा देगा, राइट। राइट। तो क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगी क्या? नहीं। क्यों क्यों कैंसिल नहीं होंगी? डिस्टेंस। डिस्टेंस अलग अलग है। डिस्टेंस लेकिन ये डिस्टेंस का बिल्कुल फर्क, मतलब ये बहुत ही छोटा गैप है ना, तो ये आर डिस्टेंस को डील करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फॉर्मूले में आर कहां से लिया जाता है, सॉल्विंग में इजी हो, कहां से लिया जाता है, सेंटर से। तो अगर मैं बात करूंगा जब प्लस वाला कितनी दूर है, तो प्लस वाला कितनी दूर होगा, अगर ये डिस्टेंस मैंने आर ले ली है तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर माइनस ये डिस्टेंस, आर माइनस एक्स या ए। और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगी, आर प्लस। आर प्लस आर प्लस। तो सोचो अगर मैं इसके डाइपोल के बीच की डिस्टेंस 2a की जगह a लिख लेता तो फिर कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है ना फॉर्मूला। तो 2a क्यों लिखा है, रीजन क्योंकि आगे के फॉर्मूले इजी हो, इसलिए हमने इनके बीच की डिस्टेंस क्या एज्यूम की है, 2a। किसी को कोई डाउट तो नहीं, मैं d भी लिख सकता हूँ, बस आपको ध्यान देना है कि फॉर्मूले सारे इस तरीके से डिजाइन होंगे कि d मतलब कितना है, 2a, क्लियर। तो चले बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कि हमें डाइपोल पता चल गया क्या है, तो अब हम डाइपोल की पावर को डिफाइन करेंगे कि डाइपोल कैसे डिफाइन। तो डाइपोल को डिफाइन करने के लिए हम एक नई चीज डिफाइन करते हैं, क्या, डाइपोल मोमेंट। ये ध्यान देना है कि हम यहाँ पर कैसा डाइपोल डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाय डिफॉल्ट ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अब ये मत पूछने लगना सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इसी डाइपोल मोमेंट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक। जब मैग्नेटिक वाले की बात करेंगे तो इसी डाइपोल मोमेंट का नेम क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट की सबसे पहले एक बात समझनी है कि एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी क्या चीज होगी, एक डायरेक्शन। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की डेफिनेशन क्या है, बताओ कहां से कहां होती है डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। वेरी गुड। अब याद रखना है कि P की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। पक्का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, यही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन में आपको घुमा देता है, क्योंकि इतनी छोटी चीज है कि हम केयर ही नहीं करते। क्योंकि यूजुअली हम क्या सॉल्व करते हैं, मोस्टली वेक्टर्स को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, स्केलर जैसा। बट कभी किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछ लेगा तो आप भूल जाओगे, तो इसको एकदम भयंकर तरीके से दिमाग में रखो, कभी गलती नहीं होनी चाहिए। क्या लॉजिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस से माइनस है तो मैं ध्यान दूंगा कि डाइपोल मोमेंट किधर रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया, ये पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, ये, समझा या नहीं? अच्छा, अब डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड या फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला सिंपल होता है, क्या, चार्ज इनटू सेपरेशन। क्या होता है,
चार्ज इनटू सेपरेशन। अब मैंने ये क्यों लिखा फॉर्मूले में, क्यों? क्योंकि आप 2a को ज्यादा सीरियस ले लेते हो। कभी कभी क्या देता है कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रॉम है, और आप बोल देते हो अच्छा a इज इक्वल टू 20 है। क्या a 20 है? 2a 20 है। मतलब डायरेक्टली आप ये डिस्टेंस यूज कर सकते हो। समझ आया कि नहीं? तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जरूर मैं लिख रहा हूँ, q इंटू 2a। 2a क्या है एग्जैक्टली? सेपरेशन। ओके ओके। यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम इंटू मीटर। SI यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम इंटू मीटर। ओके। ये अगर वेक्टर वाइज देखो तो p की डायरेक्शन रेडियल वेक्टर के अलॉन्ग होगी। अब रेडियल वेक्टर तो इधर से भी हो सकता है और इधर से भी। तो अब आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि कैसे डिफाइन है, प्लस की तरफ डिफाइन है। ओके यस सर। अच्छा, तो चले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सिस्टम दिया हुआ है एक, क्या देख लेते हैं। ये सिस्टम है, यहाँ पे रखा हुआ है +4q, यहाँ पे रखा हुआ है -2q, यहाँ पे रखा हुआ है -2q। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। ये मान लेते हैं डिस्टेंस d पर है। क्या लगता है आपको, क्या सोचना चाहिए हमें? डाइपोल मोमेंट क्या आप ऐसे सिस्टम के बारे में बता सकते हो क्या? नहीं, हमें तो सिंगल का पता है, क्या होता है p। अच्छा एक चीज, q सेम होने चाहिए दोनों का। अगर उसके मैचिंग का नेगेटिव q नहीं मिल रहा तो उसका डाइपोल नहीं आएगा। तो बताओ, क्या इस -2 के मैचिंग का प्लस मिल रहा है कहीं? नहीं। ये मिल रहा है ना यहाँ। हाँ। इस 4 को क्या कर दूं मैं? +2q +2 तो 1 + 2q इसके साथ डाइपोल बना लेगा, 1 + 2q इसके साथ डाइपोल। तो बेसिकली हमारे पास कितने डाइपोल आ गए? 2। 2 डायरेक्शन क्या होगी? y एक्सिस वाले डाइपोल की डायरेक्शन किस तरफ होगी? +y या -y? -5 -y। बहुत ही बढ़िया, ये डायरेक्शन। और इसकी भी माइनस -x। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या ऐड कर दोगे क्या बस q इंटू डी? देखो चार्ज कितना है 2q और डिस्टेंस कितनी है d। ठीक, तो डायरेक्ट ऐड करेंगे क्या? नहीं, बताओ क्या आंसर होगा p नेट का? √2 √2। समझा ना क्यों? बिकॉज दीज आर वेक्टर्स एट 90 डिग्री। तो वेक्टर तरीके से सॉल्व करना है। अगर पूरा वेक्टर पूछ लेगा तो आप समझ गए, ये माइनस ये माइनस। क्या आंसर होगा? 2qd -i कैप -j कैप। सबको समझा कि नहीं वेक्टर? तो क्या डाइपोल मोमेंट क्लियर है सभी को? वेक्टर क्वांटिटी जैसे ट्रीट करते थे वैसे इसे भी ट्रीट करेंगे। ओके यस सर। चले, तो डेफिनेटली ध्यान देंगे कि अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो आंसर क्या होगा? अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो एक्चुअल होगा 2q के 2 बने हैं यहाँ पर, कितने? 2q इंटू डी, ये हुआ है p, और इस पे √2 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेट डाइपोल मोमेंट। ओके डन। और अगर वेक्टर वाइज चाहिए तो क्या आंसर होगा? -i कैप -j कैप। इसमें थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, ये गड़बड़ लिखा हुआ है यार, ये वेक्टर वाइज नहीं है, इसको क्लियर कर लेंगे। क्या चीजें हैं? वेक्टर वाइज देखोगे तो √2 नहीं आएगा। ओके p, और अगर अलग से देखोगे p नेट सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो आंसर कितना आएगा? p √2। ओके ठीक है, चले -2q + q, ये ट्राई करें। ये एग्जांपल -2q एक ट्रायंगल में रखा हुआ है, L लेंथ का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर +q रखा हुआ है, यहाँ पर +q। ठीक है, फाइंड बोथ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। पहले तो आप मैग्नीट्यूड बता दो, बाद में वेक्टर फाइंड करेंगे। पहले मैग्नीट्यूड बताओ।
Q into L. ओके, कितने कितने डाइपोल बन रहे हैं यहाँ पर? Two. 3 नहीं भाई, 2 ही बन रहे हैं। Only one. तो Two एक बन रहे डाइपोल हैं, बन रहा है two. ये डायरेक्शन में और एक डाइपोल बन रहा है ये डायरेक्शन में। तो बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। कितना है इन दोनों के बीच एंगल? √60. 60 degree. तो ये P और P है, तो P नेट का फॉर्मूला लगा देंगे ना अपन, रूट ऑफ इंटू कॉस थीटा। आंसर क्या आ जाता है? P√3 नंबर 1। नंबर 2 P√3 हुआ, बट P√3 की डायरेक्शन किधर आ रही है? नेगेटिव है। नेगेटिव। आंसर चाहिए तो आप पी नेट वेक्टर भी लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? Q इंटू एल, बीच का सेपरेशन है L, इंटू आपको √3 लिखना है, ये मैग्नीट्यूड है। क्लियर? और डायरेक्शन क्या है उधर? माइनस जे। -j हो जाएगा पूरा वेक्टर। क्लियरिटी है या नहीं? यस। Yes, sir. तो पक्का समझ आ रहा है डाइपोल मोमेंट वगैरह वेक्टर से कैसे निकालते हैं? चलिए जरा इसके बारे में सोचते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग नॉलेज। और मैं बता रहा हूँ कि बिना मतलब सॉल्व मत करना, कुछ लॉजिक से आंसर करना। देखें कितने लोग लॉजिक कैच कर पाते हैं। यहाँ पर पूरे में रिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया है क्या हमने? +Q, और यहाँ पर एक रखा हुआ है -Q सेंटर पे। चलो अब सोचो, लॉजिक से आंसर करने का ट्राई करना है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? 0. कितना? कोई बताएगा क्या? 0. 0। ठीक है, कैसे? नहीं 0 नहीं. भाई 0 नहीं होगा, सारे वेक्टर कैंसिल कर देंगे 0 नहीं क्या? आएगा. सारे वेक्टर कैंसिल नहीं होंगे। सोचो क्या होगा। इस क्यू है ना टोटल, तो छोटे छोटे पीसेस बनाएगा ना इस क्यू के साथ। Yes, तो sir. डाइपोल मोमेंट कैसे दिखेगा? देखो ऐसे दिखेंगे यार, समझा कि नहीं सबको? Yes. क्या इस सिस्टम का आंसर 0 होगा नेट वेक्टर? नहीं. नहीं। किस तरफ आएगा नेट वेक्टर इस पूरे सिस्टम का? Upward. अपवर्ड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सारे कैंसिल होंगे। तो पहला तो आपको ये ध्यान देना है कि नेट आंसर किधर आएगा? जे कैप। और डेफिनेटली आंसर 0 नहीं होगा। तो कोई और सोच के बताए, क्या लगता है? लॉजिकल आंसर ही देना है, सॉल्विंग की जरूरत नहीं है। ओके, कुछ याद है सेंटर ऑफ मास जैसी चीज? जैसे सेंटर ऑफ मास काम करता है डाइपोल मोमेंट के लिए। किसके लिए? डाइपोल मोमेंट के लिए। बाकी जगह मत यूज करने लग जाना। एक टर्म यूज होता है सेंटर ऑफ चार्ज। क्या? सिमिलर टू सेंटर ऑफ मास होता है। तो बताओ इस पूरे रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है? 2r/5. यहाँ पर 2r/5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होता है, तो मैं यहाँ पर ही उसका क्या कंसिडर कर सकता हूँ? सेंटर ऑफ चार्ज। सिर्फ किसके लिए? डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए। तो डेफिनेटली आंसर समझ गया आप कितना आ गया। क्लियर है या नहीं सबको? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं तो सेंटर ऑफ मास की भी सॉल्विंग इसी तरीके से की गई थी। इस रिंग की लोकेशन ही तो ली गई थी ना सारे पीसेस की, इसके रेस्पेक्ट में। तो इसलिए कैलकुलेशन बिल्कुल सेंटर ऑफ मास जैसी आती है। तो आपको ये चीज लर्न रखनी है। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. तो आंसर इसका डायरेक्टली आपको समझ आया या नहीं, बताएं? Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा सा फिर से समराइज कर लेते हैं क्या क्या सीखा हमने। एक नई चीज पढ़ी, पी। बताओ पी क्या होता है? Dipole moment. डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये चार्ज इनटू Charge into डिस्टेंस, सेपरेशन। separation.
और वेक्टर अगर पूछा है तो डायरेक्शन कहाँ होती है? नेगेटिव टू Negative. पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अब फिर मैंने क्या बताया कि इसके वजह से फील्ड जीरो नहीं होगी, तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा, डाइपोल मोमेंट निकालना समझ आया ना? 2-3 एग्जांपल जो दिए समझ आए? यस सर। Yes. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि जैसे अपन चार्ज की वजह से फील्ड देखते थे ना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज की वजह से स्फीयर, रिंग, बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे थे ना। तो अब हमारा एक ऑब्जेक्ट क्या आ गया? डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल में दो टर्म यूज किए जाते हैं, क्या? एक्सियल और इक्वेटोरियल। क्या? एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होता है? सिंपल सा है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इसे बोलते हैं इसकी एक्सिस। तो इधर पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सियल। और इसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट होगा तो उसे क्या बोलेंगे? Equate. इक्वेटोरियल। तो स्टेप वाइज समझ लेते हैं, सीखते हैं अच्छे से। पहले हम कौन सा पॉइंट फाइंड करने वाले हैं? एक्सियल। एक चीज ध्यान देनी है कि डिस्टेंस हमेशा कहाँ से दी जाएगी आपको? Center. सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो चले शुरू करते हैं, समझते हैं, अच्छे से देखेंगे कि लेट से ये क्या है हमारा डाइपोल। क्या है ये? एक डाइपोल। हमें इस पॉइंट पर क्या चाहिए? फील्ड। मान लेते हैं ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, हमें इस पॉइंट पर चाहिए। तो मैंने दो पॉइंट ले लिए, कौन कौन से? मान लेते हैं ये ए और ये बी। तो चलो ए पर क्या होगी? नेगेटिव वाले की फील्ड किस तरफ होगी? लेफ्ट। पॉजिटिव वाले की Right. Right. कौन किसकी होगी? Right. पॉजिटिव, क्योंकि ये पास में है ना, तो इसका मतलब नेट फील्ड किस तरफ आएगी? राइट। Right side. जरा इसके लेफ्ट तरफ पे बात करते हैं। तो लेफ्ट में अब कौन पास है? Negative. नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला Negative. डोमिनेट करेगा, तभी भी आंसर क्या आ रहा है? Right. राइट। इसका मतलब डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पैरेलल टू डाइपोल। ये लाइन एकदम, जब दोबारा नोट्स आप रीड करेंगे तो इसे एकदम अच्छे से लर्न करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें ही पूछी जाती हैं, स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट्स। ये छोटी छोटी चीजें काफी पूछी जाती हैं, ध्यान देंगे। क्या? डाइपोल की एक्सिस पे हमेशा किसी भी पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? Parallel to that. पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। ओके, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हमें पता चल गई ना, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो चलो ए पॉइंट पर सॉल्व करते हैं। क्या? प्लस की फील्ड माइनस वाली फील्ड। तो ये डिस्टेंस हमेशा सेंटर से क्या गिवन होती है? आर। तो बेटा अगर मैं प्लस चार्ज की वजह से देखूंगा तो आंसर क्या आएगा? के क्यू बाई R minus आर माइनस माइनस ए का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आएगा? के क्यू बाई R. आर प्लस ए का स्क्वायर। तो दोनों का क्या लेंगे? अभी एलसीएम लेंगे ना सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करने में दोनों का मल्टीप्लाई देखो, आर प्लस ए और आर माइनस ए, दोनों का स्क्वायर। तो स्क्वायर बाहर लगा दो और इसका क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस is ये। अब ये इधर जाएगा और ये इधर। क्लियर? अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर ये सब कैंसिल हो जाएगा ना नेगेटिव की वजह से। क्या आएगा? 2A 2RA, 2AB बचेगा, 2AB कितना आ गया? 4A. 4A। क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप जान गए कि ये सॉल्व करना हमें नहीं चाहिए, हमें फॉर्मूले को रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। क्या? रियलिस्टिक मतलब हमें पता है क्या कि a बहुत ही छोटा होता है किससे? आर से। R. अच्छा एक मिनट, और एक मिनट मैं समझा देता हूँ। अगर मैंने क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि ये 2 कूलम रखा है, पक्का तुम लोग गलत करोगे, मैं पहले से बता रहा हूँ, तब भी गलत करोगे बताने के बाद भी। अगर मैंने बोला इनके बीच का गैप है 5 mm, ठीक है, और इससे 5 सेंटीमीटर दूर आपको बताना है, तो क्या 5 mm 5 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा छोटा है क्या? No, sir. No. नहीं,
तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं नहीं। No. तो आपको पूरा एक्चुअल सॉल्व करना पड़ेगा कि यहाँ पर फील्ड क्या होगी। फॉर्मूले से काम नहीं बनेगा, आपको निकालनी पड़ेगी। 5 mm मतलब सेंटीमीटर में 0.5, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि 1/5.5 का स्क्वायर माइनस 1/4.5 का स्क्वायर। समझा कि नहीं? पहले 4.5 बाद में 5। समझा या नहीं बताओ? यस हाँ, यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन मत लगा देना कि बाइनोमियल लगा दिया। पक्का ना कोई गलती तो नहीं करोगे, ध्यान दोगे हमेशा। अप्रोक्सीमेशन तभी लगेगा जब क्या होगा, यस ए बहुत ही छोटा होगा आर से। तो चलो ए बहुत ही छोटा है अगर आर से, तो बाइनोमियल लगाने का ट्राई करते हैं। हमने क्या लिया, यहाँ से क्या कॉमन ले लें? यस नहीं, ए नहीं, आर ए कॉमन नहीं, आर कॉमन लेंगे तभी और छोटा हो जाएगा ना। तो हमने क्या कॉमन ले लिया? आर स्क्वायर ले लिया कॉमन। ऊपर एक और स्क्वायर है तो क्या बन गया? और आर पावर 4। डन। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसका जो 4 आ रही था इसका 2a अलग कर लिया। क्यों अलग कर लिया आप समझ गए? क्योंकि मैं डाइपोल पढ़ रहा हूं तो मैं अपना फॉर्मूला किसके टर्म्स में अरेंज करूंगा? Dipole. डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में। तो 2a अलग कर लिया, रिमेनिंग कितना आया? 2r। डन। तो एक आर कट हुआ, ये आ गया अपॉन आर क्यूब। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि अगर ए बहुत छोटा है तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 0 क्लियर? तो इसका मतलब आंसर क्या गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो आपको लर्न रखना है, क्या गया? 2kp बाई आर आर क्यूब। और मेन बात ये जरूर ध्यान देना है, क्लियर या नहीं दोनों चीजें? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का Yes. फॉर्मूला डायमेंशनली भी चेक करो। 2k, p की डायमेंशन क्या होती है? q इंटू डी जैसे होती है ना। और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? k क्यूब बाई आर आर स्क्वायर। तो आर क्यूब समझ आया क्यों है? क्योंकि एक डी से एक आर कैंसिल। मैं डायमेंशनली बोल रहा हूं। तो हमेशा याद रखना है कि एक बार किसी शीट में शायद या डीसी पढ़ने में क्वेश्चन आया था कि एक डाइपोल के लिए फील्ड किस कैसे डिपेंड करती है। तो डाइपोल के लिए किस पे होती है? आर आर क्यूब पे। समझा ना? यस क्लियर है या नहीं? हाँ, तो फॉर्मूला लर्न करे के रखेंगे कि एक्सियल पोजीशन पर आंसर क्या आता है फील्ड का? 2kp बाई आर क्यूब। पक्का लर्न रहेगा सबको? और एक्सियल पर अगर सॉल्व कर लिया है तो अब मैं काम की बात बताता हूँ कि इक्वेटोरियल पर क्या आता है? kp बाई आर क्यूब। तो अभी अपन डेराइव करेंगे, बट मैं चाहता हूं कि डेरिवेशन मैंने सिर्फ इसलिए समझाया है कि अगर ये छोटा नहीं है तो आप कहां से सॉल्व करो? सीधा इस लाइन से। ओके, क्लियर है या नहीं मैंने क्यों समझाया फॉर डेरिवेशन? हाँ ठीक है, तो चले अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कौन सी पोजीशन? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पोजीशन को थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। देखें, क्वालिटी है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, हमें कहाँ पर चाहिए? इक्वेटोरियल। पहली बात, आर हमेशा कहाँ से दिया होगा? तो मतलब ये डिस्टेंस क्या है आपकी? आर। आपको यहाँ पर फील्ड चाहिए, तो बताओ नेगेटिव वाली कैसी फील्ड होगी? टूवर्ड्स। और पॉजिटिव वाली? Away. तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इनके जब कंपोनेंट करोगे, डिस्टेंस चार्ज सब कुछ सेम है, तो नेट रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इधर आएगा ना। और अच्छा, पी की डायरेक्शन किस तरफ है? उल्टा। तो क्या काम की बात यहाँ पर लर्न करने वाली आई डायरेक्शन से रिलेटेड? Opposite in direction. opposite to P. अपोजिट टू पी। किस केस में? इक्वेटोरियल Equatorial position. का लर्न रहेगा कि Yes. ई पैरेलल टू पी किस केस में होता है? एक्सियल एक्सियल में। और इक्वेटोरियल में? अपोजिट Anti-parallel. अच्छा, अब अपोजिट सॉल्व करना है तो समझ जाओ यार कि इन दोनों का साइन कंपोनेंट क्या करेगा? एक दूसरे को Cancel. कैंसिल। सिर्फ क्या आंसर आएगा इन दोनों का? कॉस कंपोनेंट।
तो क्या बताओ, क्या मुझे दोनों की अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत है क्या? दोनों से ये जो डिस्टेंस आएगी, मैं इसे मान लेते हैं 8 डैश। 8 डैश सेम है या नहीं? हाँ सर। रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना ये तो। समझा या नहीं बताओ? Yes. इसमें Yes, yes. सबट्रैक्ट अपट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि नेगेटिव वाले का मान लेते हैं ये E1 और डेफिनेटली ई और ई दोनों सेम होंगे, तो आंसर क्या आएगा 2e cos थीटा। डन। तो फील्ड का आंसर क्या आएगा 2e cos थीटा। ई की वैल्यू 2k³ बाई आर स्क्वायर, मतलब r डैश का स्क्वायर, और cos थीटा क्या हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये आ गया पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, बिकॉज हमें प्रूव करना है कि हम a वेरी लेस देन r लेंगे, तो यहाँ से हमने r स्क्वायर क्या ले लिया कॉमन, तो r स्क्वायर का 2 कट और क्या कॉमन आया बाहर R r³ कॉमन आया। ठीक, अब ये जो a है और ये 2, ये मिलके हमने क्या कर लिया 2k³, यहाँ पर a भी है, 2a क्या कर लिया सेपरेट। Q ऐसा क्यों किया, ताकि हम फॉर्मूला किसके टर्म्स में अरेंज कर पाए T. T के टर्म्स में। डायपोल और ये टर्म हो जाएगा क्या 0, क्योंकि स्मॉल है, तो आंसर क्या आ गया kp/r³। डन। तो ये दो फॉर्मूले आपको लर्न करने, मैं फिर से लिखता हूँ और लर्न करवाता हूँ। ये अगर आपका एक डाइपोल है, ये क्या है आपका डाइपोल, तो आपको अगर कभी भी इधर किसी पॉइंट पर फील्ड चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा 2kp/r³। और इधर पर फॉर्मूला क्या होगा kp/r³। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, डायरेक्शन इधर पर किधर होगी राइट साइड। right और इधर लेफ्ट। अपोजिट। अब यार फिगर में ये मत करना कि किसी बुक में क्या करेगा इधर प्लस बना दिया और इधर माइनस, और आप तो ऐसा रट लेते हो राइट साइड नहीं भर क्या है, पहले क्या बनाना है P। P अब देखना है, तो अगर ये P है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा in the पैरेलल टू P, और ये and यहाँ तक कोई डाउट क्या No, sir. नहीं। अब ये दो पॉइंट लर्न होने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए, अब एग्जाम में जरूरी थोड़े ना कि यही दो पूछेगा, एग्जाम में क्या पूछ सकता है कोई जनरल पोजीशन भी तो पूछ सकता है कि एक ऐसे पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से फील्ड बनाओ जो यहाँ से कितने एंगल पर है Theta. और कितने डिस्टेंस पर r। तो अब देखो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा या नहीं, पक्का बहुत कॉम्प्लिकेटेड Yes. होगा। पता है क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस होगी ये वाली और ये। अब होता क्या है एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में क्या मानता है, इसे R1 मानता है और इसे R2, और क्या करता है वेक्टर जैसे सॉल्व नहीं करते थे, इसे मान लेता है क्या परपेंडिकुलर D और लग जाता है सॉल्व करने। बट ये बहुत ही लेंदी मेथड है, आप समझ पा रहे हैं या नहीं, 2 R1 R2 सॉल्व करना एक बहुत ही लेंदी मेथड है। एनसीईआरटी में आपको ऐसे ही दिया है। अच्छी बात यह है कि अभी आपको बोर्ड्स का एग्जाम तो देना नहीं है एनसीईआरटी वाला। हाँ मैं बताना भूल गया, इस वाले में आपके एचएससी बोर्ड में नहीं है ये, तो इसलिए मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगा। ओके, डेरिवेशन समझने की जरूरत नहीं है, बट मैं शॉर्टकट डेरिवेशन बताऊंगा। क्या शॉर्टकट, इस क्वेश्चन को मैं इजी कर सकता था अगर ये मेरा पॉइंट क्या होता एक्सियल या इक्वेटोरियल होता। सही है या नहीं बताओ, Yes, sir. ये क्वेश्चन इजी हो जाता अगर ये एक्सियल या इक्वेटोरियल बन जाता। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? Yes. Yes. ओके, तो भाई किसी ने कहा थोड़े ना है कि पूरा डाइपोल सॉल्व करना है। टेक्निक किस लिए बनी है, वेक्टर किस लिए सिखाया है भाई, इसी दिन के लिए सिखाया था कि अगर आपने कहा कि ये डाइपोल मोमेंट है, ये क्या है P, और आपको कहां पर फाइंड करना है r डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे। समझ रहे हो, आराम से देखना, ये थीटा पर r पर चाहिए। जरा सोचो
क्या आप किसी फोर्स के ऐसे कंपोनेंट नहीं कर सकते जब चाहिए तब भी? यस तो बेटा इस पी के भी तो कर सकते हो, बस ये कि किस डायरेक्शन में करो, ये वाली डायरेक्शन और ये डायरेक्शन। समझा या नहीं? तो बताना यार, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये डाइपोल कितना बन गया? cos एक्सियल 2kp Cos by r पी cube. है, पहले आराम से आराम से आराम से, ये डाइपोल कितना बन गया? P cos p cos cos थीटा। और ये दूसरा वाला डाइपोल कितना बन गया? P sin sin P sin theta. अब देखना, अब देखना, इस वाले डाइपोल के लिए ये पॉइंट क्या है? एक actual एक्सियल, पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल है। तो बेटा ये बताओ, यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ड्यू टू पी कॉस थीटा? ऐसे होगी। parallel इसका आंसर क्या आएगा? ई का, इसका आएगा 2k, पी के जगह क्या रखूं? P cos p P cos cos theta Plus अपॉन आर क्यूब। कोई डाउट क्या? नहीं। पी साइन थीटा क्या होगा? इसके वजह से कैसी होगी यहाँ पर फील्ड? axial इक्वेटोरियल। क्या होगी फॉर्मूला? kp k sin kp by r sin theta by r cube. साइन थीटा बाई r cube R cube. आर क्यूब। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट होगा वो ऐसे बीच में से ऊपर जाएगा क्या? स्ट्रेट? नहीं भाई, स्ट्रेट कब जाता? दोनों इक्वल. दोनों इक्वल दोनों होते। same इक्वल है क्या ये? no No, नहीं भाई, एक टू पी, टू कॉस थीटा, एक साइन थीटा है। तो डेफिनेटली नेट फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अलग होगी। वो किस एंगल पर होगी? alpha अल्फा। तो आपसे पूछा जाता है दो चीज, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फील्ड एंड डायरेक्शन। तो बताओ बेटा, मैग्नीट्यूड दोनों कितने एंगल पर है? नहीं। तो क्या होगा मैग्नीट्यूड? के पी बाई आर क्यूब ले लिया कॉमन, रूट ऑफ क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin 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 थीटा। square cube तो बेटा ये तो 4 cos स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1। तो आंसर क्या आएगा? 1 + 3 cos cos स्क्वायर थीटा। समझा कि नहीं? तो बेटा ये फॉर्मूला लर्न कर लो ना यार। ई नेट का फॉर्मूला क्या आएगा? तो अब बताओ, क्या फिजिक्स पार्ट 1 में इस तरीके से अजीब अजीब फॉर्मूले आते हैं क्या कभी? नहीं। लेकिन यहाँ पर जिसे ये फॉर्मूला होगा, एग्जाम में वही पर्सन तुरंत कैलकुलेशन कर पाएगा। और जो आप बिना मतलब कंपोनेंट करोगे और फिर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। सबको क्लियर है कि नहीं कि ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए? yes yes sir. अब बताओ, अगर एक्सियल होगा तो थीटा कितना है? अरे एक्सियल के लिए थीटा क्या रखोगे? यहाँ को 0 होगा ना अगर एक्सियल में पूछा है तो। जी 0। तो cos 0 क्या होगा? 1। अंदर आएगा 4। देखो आंसर 2kp बाई आर क्यूब आया या नहीं? यस भाई समझा या नहीं यार? हाँ yes सर. yes यस अब अगर इक्वेटोरियल पूछा तो थीटा कितना होगा? 9 9 90 90. 90 रखा तो cos 90 0। आंसर क्या है? kp बाई आर क्यूब। मतलब फॉर्मूला सही है, एक्सियल इक्वेटोरियल सब निकाल सकते हो इससे थीटा रख के। समझा या नहीं? yes लास्ट पॉइंट, Yes sir. अभी मुझे इस फील्ड का एंगल चाहिए ना भाई। पूछेगा कि व्हाट इज द एंगल, तो मुझे एक चीज तो पता है कि एंगल होगा क्या? थीटा प्लस अल्फा। क्या होगा एंगल? theta plus वेयर अल्फा कैसे निकालोगे? tan tan अल्फा विल बी क्या होगा? परपेंडिकुलर में कौन है? पी साइन थीटा। kp पी sin कट हुआ, साइन थीटा बाई पी सब कैंसिल आउट हो गया। kp बाई आर क्यूब क्या है? 2 cos थीटा। ये दिखा या नहीं? यस का मतलब हमेशा tan अल्फा का आंसर क्या आएगा? tan theta by tan theta by 2 ये दूसरी चीज है जो लर्न करनी है। अब इसका मतलब ऐसे मतलब कर लेना कि अच्छा थीटा 30 है तो टोटल हो गया 30 + 15 45। ये है क्या इसका मतलब? नहीं, इसका मतलब ये है कि थीटा तो 30 डिग्री है प्लस
अल्फा निकालना है तो आपको tan 30 मतलब 1/√3 का क्या करना पड़ेगा, But बाई By 2। हाफ तो जो वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो आंसर क्या आएगा, 30 + tan इनवर्स दिस। ओके, तो बता जर्नल पॉइंट पर दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ आई या नहीं, नेट फील्ड और एंगल। क्लियर ना? एंगल। yes, sir. अच्छा, तो अभी 2 मिनट्स का टाइम ले और इस पूरे चीज को माइंड में जल्दी से रिकॉल कर ले कि मैंने क्या क्या समझाया, कैसे हमने एक जर्नल पॉइंट पर फाइंड की। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यूज किया, क्या कि हम डाइपोल के भी क्या कर सकते हैं, कम कंपोनेंट्स। तो ये काम आएगा जब मैंने आपको सिखाया था ना कि सिस्टम का नेट निकालो डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट निकालना सिखाया था ना अभी 2-3 क्वेश्चन। तो उसमें सिंपल सिंपल आपको पी दिख गए थे, कभी कभी आपको कॉम्प्लेक्स पी दिखेगा, ऐसे समझ जाना है। अगर तीनों पी है तो फिर क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है फिर, या किसी दो को, मतलब समझ गए ना कैसे सॉल्व करना है, वेक्टर की तरह। ओके, याद रहेगा डाइपोल एक वेक्टर है, आप उसे एज अ वेक्टर कंपोनेंट कर सकते हैं। डन? Yes. ओके, चले Yes. तो जल्दी से 2 मिनट का समय लेंगे आप लोग और पूरा प्रोसेस एकदम रिकैप पूरा कर लो कि क्या मैंने यहाँ पर समझाया। ओके, आर्य सूर्यवंशी तुम कब ज्वाइन हुए हो? आर्य सूर्यवंशी क्या सर? कितना लेट ज्वाइन हुए हो तुम? हाँ सर, वो नेट ये प्रॉब्लम था इसलिए 15 मिनट लेट। अच्छा, 15 मिनट लेट, बहुत ही बढ़िया यार। अथर्व, दिवराज, गायत्री, सब लोग यार, मैं बताऊं स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में मैंने बताया ग्रुप में मैंने एक पीडीएफ डाला है, उसमें आपका स्टूडेंट आईडी है, आपको अपने नेम के आगे स्टूडेंट आईडी लगा के रखना है हमेशा। तो जल्दी से जितने लोग हैं, आर्य, शौर्य, मृणमयी, सर सारे लोग मेरे यहाँ student पे ID नेट प्रॉब्लम है, सो डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ मैं, मतलब कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। ओके ओके दिवराज, ठीक है। दिवराज क्या करना है, मैंने सबको ये चीज बताया कि आप अपना जो जूम है उसमें यूजर नेम आता है ना, आप उसमें अपना हाँ यूजर सर, नेम मैंने चेंज किया कर था दो। पर अभी मैं फिर से कनेक्ट हुआ तो फिर से वो नाम है। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग ध्यान दोगे। जूम ऐप में जो आपका एक डायरेक्ट मत कनेक्ट करो, जूम ऐप में लॉग इन करो पहले। आप लॉग इन करोगे तो वो आपसे ओके आपका ईमेल वगैरह मांगेगा, वहां पर आपको ऑप्शन आएगा कि यूजर नेम आपको क्या रखना है। आपको अपना यूजर नेम ही बदल देना है। आगे आपको अपना जो भी आईडी है, सपोज 295 है तो 295 स्पेस दिवराज ये रखना है। इससे कभी भी आप जूम ऐप से कभी भी आप लिंक कोई भी ओपन करोगे तो आपका नाम यही दिखाएगा जो आपका यूजर नेम है। तो सारे लोग जूम पे लॉगिन कर लेंगे, अपना यूजर नेम बना लेंगे और हमेशा उसी से ज्वाइन करेंगे तो आपको ऑलरेडी आ जाएगा, आपको क्लास में बार बार रीनेम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है अथर्व, आप भी रीनेम कर लें जल्दी से। चले चले ठीक है यार वापस आते हैं। मुझे लगता है पक्का ये चीजें जर्नल पॉइंट वाली क्लियर है सबको। देखें तो नोट्स में यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है कि हमें इस पॉइंट पर चाहिए जो कि r डिस्टेंस पर है और थीटा लोकेशन पर है। तो हमने क्या टेक्निक यूज की है, पी के क्या कर लिए Component. और उसके वजह से पी कॉस थीटा वाले की फील्ड देख ली और पी साइन थीटा, दोनों का क्या निकाल दिया, Result. रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो हमें फॉर्मूला याद रखना है वो क्या है, KP/R³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। डन ना? yes. ओके, और tan अल्फा tan θ/2 होता है, ये भी आई गेस सबको क्लियर है। ओके अब नेक्स्ट, ये बहुत ही एक अच्छा इंपॉर्टेंट केस होता है। बताएं, क्वेश्चन रीड करेंगे सभी लोग। हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, बट किस पॉइंट पर,
r distance पर such that the electric field is perpendicular। मतलब क्वेश्चन में r गिवन होगा और ये चीज समझें कि एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है। अब फील करना है आप लोग को यार कि ये p की डायरेक्शन है। मैंने बताया ये p की डायरेक्शन है और ये क्या है उसकी एक्सिस। तो अब आप समझो कि यहां पर फील्ड कैसी थी, इस तरफ p के लॉ, यहां पर फील्ड कैसी है अपोजिट। तो इसका मतलब Opposite. डेफिनेटली बाकी सारे पॉइंट्स में चेंज हो रही होगी ना फील्ड अपना एंगल। इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर देखोगे तो डेफिनेटली ऐसा कुछ एंगल होगा, यहाँ पर कहीं पर और एंगल ज्यादा होगा, यहाँ पर कहीं पर क्या होगी एकदम Straight. ऐसे होगी, फिर यहाँ पर और डिफरेंट होगा और फिर इस तरीके से। फील आ रहा है कि नहीं कि फील्ड कैसे चेंज हो रही है डायरेक्शन। Yes, sir. डेफिनेटली एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जहां पर फील्ड कैसी आएगी Perpendicular. P5. परपेंडिकुलर टू p वेक्टर। क्लियर या नहीं? तो इसका Yes. मतलब हमें क्या चीज दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्या पता है? Theta plus alpha. वेरी गुड यार। थीटा प्लस अल्फा कितना है 90 degree. 90 डिग्री। और बेटा थीटा और अल्फा में कोई रिलेशन पता है या नहीं? 10. 10. Tan alpha पता है equal to क्या होता है? tan अल्फा इज tan theta. Tan theta by 2. अच्छा, तो हमें क्या अल्फा फाइंड करना है या थीटा? क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड दैट लोकेशन, मतलब क्या फाइंड करना है? Theta. अल्फा को क्या लिख सकता हूँ? 10. 90 90 minus. 90 minus theta. ये क्या बन जाएगा cot थीटा ना। समझा या नहीं यार बताओ? तो cot थीटा Yes. क्या कर दोगे, इसे क्या लिख सकते हो 1 by 1 by tan theta. मल्टीप्लाई किया तो tan स्क्वायर थीटा कितना आ गया 2. तो इसका मतलब थीटा का आंसर हमेशा होगा क्या tan इनवर्स। Root 2. इस लोकेशन पर हमेशा फील्ड क्या होगी डाइपोल से Perpendicular. परपेंडिकुलर। तो बेटा एग्जाम में वेस्ट नहीं करना है यार। मैंने क्या समझाया था 12th स्टार्ट करने से पहले, ये समझाया था 12th में एग्जाम में वही अच्छा फास्ट सॉल्व कर पाएगा, टाइम बचा पाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या रखेगा Learn. लर्न रखेगा कि यार वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। डाइपोल में हमने डाइपोल मोमेंट सीखा, हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट का सीखा, हमने एक्सियल, इक्विटोरियल, जर्नल पॉइंट और फोर्थ केस क्या हुआ 90 डिग्री वाला। इतने केसेस हमने कर लिए हैं। तो अब बताओ यार tan थीटा आ गया कितना √2, लेकिन हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, ई निकालना है। अगर तो कैसे निकालते हैं Base. ट्रायंगल, tan हुआ परपेंडिकुलर ओवर बेस। Base. तो ये आंसर कितना आएगा तो cos के अंदर वहां पर आंसर क्या आएगा cos थीटा 1 by root. 1 by √3। बाकी फॉर्मूले में रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। बता ये स्पेशल केस समझ आया या नहीं? ये वो स्पेशल Yes. केस है जब फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल होती है। तो आइए समझ गए आंसर क्या आता है। यहाँ पर 1 by √3 रखेंगे फॉर्मूले में, 3 कट हो जाएगा और आंसर क्या आ गया kp/r³ × √2। तो सच सच बताए एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्लियर है या नहीं? Yes. कितने केसेस लर्न करने हैं? 4. डन ना? ओके तो यार अगर हमने एक चार्ज की बात करें तो चार्ज से हमने फील्ड डिस्कस की, फिर पोटेंशियल डिस्कस किया, उसके बाद फोर्स और क्या डिस्कस करेंगे एनर्जी। तो स्टेप हमारा कंप्लीट है। हमने डाइपोल के लिए एक स्पेशल चीज डिफाइन की क्या Okay. P, और उसके अकॉर्डिंग हमने किसके फॉर्मूले बना लिए Field. अब किसके बनाएंगे Potential. उसके बाद क्या पढ़ेंगे Force and energy. फोर्स एंड एनर्जी। फ्लो समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है? हाँ. ठीक है
चले तो यहाँ तक हो गया। अच्छी बात है कि फील्ड में आपको दिमाग लगाना पड़ रहा था, क्यों? Right. वेक्टर है, पोटेंशियल में ज्यादा टेंशन नहीं होगी, क्यों? Scalar. स्केलर है, डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलो करना शुरू करते हैं। पहले कौन सी पोजीशन सॉल्व करेंगे? एक्सियल। स्टेप वही है, इस पॉइंट पर चाहिए तो प्लस क्यू का फाइंड करेंगे और Minus. माइनस माइनस क्यू का। तो प्लस क्यू का पॉजिटिव रहेगा, माइनस क्यू का नेगेटिव रहेगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, प्लस का या माइनस का? प्लस का। प्लस प्लस का। तो प्लस का ज्यादा होगा, मतलब नेट आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव जबकि यहाँ पर कैसा होगा, कौन ज्यादा होगा? नेगेटिव। माइनस इसका मतलब यहाँ पर डोमिनेट कौन करेगा? नेगेटिव। इसका मतलब पोटेंशियल बेटा पूरा साइन चेंज करेगा, प्लस से कहाँ तक जाएगा? माइनस। माइनस तक। जबकि फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था, क्या? नहीं। नहीं। नहीं अब बात आती है सॉल्विंग की, तो सॉल्व कर लेते हैं। आर माइनस ए और आर प्लस ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एलसीएम आ गया आर स्क्वायर माइनस ए। क्लियर है? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर आ गया 2a। अब ये q और 2a को क्या लिखेंगे? पी। p। और यहाँ से क्या किया हमने, आर स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो ये क्या बन गया 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सेम चीज, अगर ए आर से बहुत छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या आ गया? के पी बाई आर स्क्वायर। तो जरा डायमेंशनली फील करो यार, डायमेंशनली फील करना कि अगर एक चार्ज के लिए फील्ड लिखते हो तो क्या लिखते हो? के क्यू बाई। के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो डाइपोल के लिए हमने लिखी थी के पी बाई आर। Q. क्यू। चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या लिखते हो? के क्यू बाई। के क्यू बाय आर। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्यू की जगह पी आया है जिसमें एक लेंथ मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर अपॉन में R स्क्वायर। आर स्क्वायर। तो कोई डाउट क्या यहाँ तक? नो बस साइन का ध्यान देना यार, इधर पर ये आंसर पॉजिटिव डोमिनेट करेगा और इधर पर ये आंसर। नेगेटिव बताए पोटेंशियल क्लियर हुआ या नहीं? यस अच्छा यार, स्पीड तो नहीं लग रहा ना, मतलब पेस ठीक है ना? ओके है? यस सर ओके। अच्छा एक चीज और, अथर्व, अथर्व के कौन है यार ये? इसने अभी तक रिनेम नहीं किया। अथर्व कौन सा अथर्व है यार ये? अथर्व के किसी को पता है? यार कोई जानता है अथर्व के कौन है? No. बेटा ये लेक्चर ज्वाइन कर कर गायब होने में से है क्या? चलो इसको बाद में समझते हैं, अथर्व को बाद में समझते हैं, पहले पोटेंशियल समझते हैं। यार पोटेंशियल बताएं, समझा है या नहीं? सर फॉर्मूला। यस सर ओके, बहुत बड़ा। नेक्स्ट क्या डिस्कस वो करेंगे? डायरेक्शन का एक बार बताओ। नहीं, जो डाइपोल में डायरेक्शन ही नहीं है ना पोटेंशियल में, तो सिर्फ ये हुआ कि ये प्लस वाले के ज्यादा पास में है, तो किसका पोटेंशियल यहाँ पर ज्यादा होगा? प्लस वाले का। माइनस वाले का क्या होगा? कम होगा। विद साइन है ना, सपोज ऐसा है कि ये +10 है और ये -8 है, आंसर क्या आएगा? +2 आएगा ना। तो फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला यहाँ पर क्या आता है? रिजल्टेंट फाइनल के पी बाई R. आर स्क्वायर। यहाँ आंसर पॉजिटिव आएगा और इस तरफ आंसर नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है कि नहीं? अभी Yes, sir. इसका मतलब यार अगर इक्वेटोरियल पर पूछा तब तो गेम खत्म, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना, तो प्लस और जी। माइनस। जीरो इक्वेटोरियल पोजीशन में डाइपोल पे क्या होता है? पोटेंशियल जीरो इसका मतलब कुछ समझ आया कि फील्ड ये थी, यहाँ पर डाइपोल रखा हुआ है पी, मैं अब डाइपोल को देखो पी ही लिखूंगा, प्लस क्यू माइनस क्यू बार बार नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पर फील्ड थी इधर, यहाँ पर भी फील्ड थी इधर, और फील्ड क्या कर रही थी? अपना डायरेक्शन ऐसे ऐसे चेंज कर रही थी। यहाँ इक्वेटोरियल पर जस्ट अपोजिट थी, फिर मतलब चेंज करते करते फाइनली रिटर्न इस तरफ आ गई। पोटेंशियल में भी सेम चीज हो रहा है क्या, कि पोटेंशियल पहले इधर क्या था? प्लस, फिर धीरे धीरे वैल्यू चेंज करते करते इधर जीरो जीरो और इधर नेगेटिव। समझा या नहीं यार? यस
तो मुझे लगता है पोटेंशियल लर्न करने की जरूरत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं क्या जनरल पॉइंट पे। एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, अब क्या पॉइंट करना है जनरल। तो क्या बताओ, क्या वेक्टर कंपोनेंट देखेंगे क्या? नहीं ना, सिंपल आ जाएगा। थीटा एंगल पर है, दो डाइपोल कर लेंगे, ये डाइपोल क्या बन जाएगा, P cos cos और ये P sin बताओ पी कॉस थीटा के वजह से यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा v का, KP cos theta KP cos by R square. आर स्क्वायर। पी साइन थीटा की वजह से कितना आएगा, KP sin theta by अरे के पी, रुक जाओ फील्ड नहीं लिख रहे हो, 0। तो इसके वजह से नेट आंसर क्या आने वाला है एट एनी जर्नल पॉइंट, KP cos theta KP cos theta अच्छा कुछ एंगल भी आएगा क्या, कितने एंगल पर होगा फाइनल पोटेंशियल, theta थीटा एंगल पर नहीं होगा यार, पोटेंशियल वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं होती उसकी, तो ये नहीं कहेंगे पोटेंशियल थीटा एंगल पर है, कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है, ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। ओके, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं कि पैरेलल होगा, थीटा पर होगा, कुछ नहीं। ओके, तो चलो फिर से यार, मतलब मैं चाह रहा हूं कि चीजें आपको क्लास में ही लर्न हो जाए, इसलिए मैं फोर्स कर रहा हूँ। ई का आंसर मैंने देखा आया के पी बाई आर क्यूब रूट 1+3 cos theta कॉस स्क्वायर square. थीटा। इसके दो रिजल्ट आंसर आते हैं, एक्सियल आता है क्या 2k p बाई आर क्यूब, और ये आता है के पी बाई आर क्यूब। पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला आता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो मतलब बहुत ही सिंपल है, एक्सियल पूछता है 0 डिग्री पर तो आंसर आता है के पी बाई आर स्क्वायर, और 90 पर पूछता है तो आंसर 0 तो बताएं दोनों चीजें फील्ड एंड पोटेंशियल क्लियर हुआ या नहीं? yes Yes sir. हाँ, अब देखें क्वेश्चन में कैसे रिलेट करेगा चीजें। देखें, फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ डिस्टेंस where at a distance r where the electric field due to dipole is perpendicular। तो अब यार याद रखना है कि बताओ किस थीटा पर परपेंडिकुलर थी, Tan inverse root 2. tan थीटा रूट 2 पे, तो cos थीटा क्या आता है वहां से, 1 upon by root 3. 1 by root 3. तो समझ गए आंसर, क्या आंसर आने वाला है, के पी बाई रूट 3 आर स्क्वायर। KP by root 3 R square. बताएं समझने में ज्यादा टेंशन हुई क्या किसी को? तो सोचो जिसे याद है वो स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन 30 सेकंड में कर देगा ना यार, और बेटा जिसको याद नहीं है चीजें तो वो पहले 90 ही सॉल्व करता रहेगा। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हाँ। तो पेपर फास्ट तभी होगा जब आप अच्छी चीजें लर्न रखेंगे और उन्हें यूज करना भी सीखेंगे। यूज करना कैसे सीखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके। ओके, बताएं यहां तक कोई डाउट? no ओके, अब हम क्या करेंगे डाइपोल पे फोर्सेस वगैरह, फील्ड एनर्जी वगैरह चेक करेंगे। तो दो स्टेप में रखेंगे, पहले हमने उसे कहां पर रख दिया, uniform यूनिफॉर्म फील्ड में, फिर इसके बाद उसे कैसे में रख देंगे, non नॉन यूनिफॉर्म। अच्छी बात है कि नॉन यूनिफॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्मॉल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो मैं सिखाऊंगा आपको नॉन यूनिफॉर्म, कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्लेरिफाई करेंगे। ओके ना? ओके। चले तो हम स्टार्ट करें फिर। डाइपोल को अगर एक फील्ड में रख दिए तो क्या होने वाला है। ओके, चले तो पहले हम डिस्कस करेंगे किस चीज को डिस्कस करेंगे, force फोर्स। तो समझना यार, समझो ये फील्ड है और हमने क्या रख दिया, एक डाइपोल, ये रख दिया क्या डाइपोल, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। बताओ किस पे किस तरफ फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस को किस तरफ फोर्स लगता है,
towards the field. टूवर्ड्स द फील्ड, क्लियर। और नेगेटिव को, Away. बट यार एफ का फॉर्मूला क्या होगा? एफ निकालोगे तो क्यू इंटू ई से ना, और इसका एफ भी कैसे निकालोगे? क्यू इंटू ई से। तो देख के क्या लग रहा है भाई, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, दोनों सेम, क्या आएगा नेट फोर्स? 0. 0. इसका मतलब एक डाइपोल अगर रखा हुआ है और आपने सडनली फील्ड ऑन की, क्या डाइपोल कहीं चलने लग जाएगा क्या? No. नहीं। फिर से समझाता हूँ, एक फील्ड है, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया, बताओ ये चार्ज चलने लगेगा या नहीं? Yes. बिल्कुल मूव करेगा। यहाँ पर पूरी क्या लग जाएगी? Kinetic. Kinetic. काइनेमेटिक्स, एक्सिलरेशन वगैरह। तो जो स्टूडेंट समझ रहा है, चीजों को रिलेट कर पा रहा है, वही एग्जाम में अच्छे से इन्हें यूज कर पाएगा। कि सर मैंने बहुत ही अच्छे फ्लो में सिखाया है, इवन एनसीईआरटी में भी फ्लो बहुत ही गड़बड़ सा दिया हुआ है। मैं बहुत ही सिस्टमैटिक वे पे आपको समझा रहा हूँ कि याद रहे, जब एक चार्ज रहता है तो फील्ड में एक्सिलरेशन वगैरह आएगा, काइनेमेटिक सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 0. डेफिनेटली फोर्स नहीं लगेगा, एक्सेलरेट नहीं होगा। बट कुछ याद आ रहा है क्या? अगर फोर्स ऐसे डिस्टेंस पे लगेंगे तो क्या हो जाएगा? टॉर्क। Torque. Moment. इसका मतलब अगर डाइपोल को रखा फील्ड में, वो डाइपोल डेफिनेटली क्या करेगा? डाइपोल विल रोटेट करेगा। सो विल हैव टू कंसीडर द रोटेशन ऑफ डाइपोल। नेट फोर्स विल बी 0. Okay, just a minute, hold on everyone, just a minute. बता, फोर्स रिलेटेड क्लियर है सबको? Yes. तो लेफ्ट पे ये लगा फोर्स, नेगेटिव पर ये लगा फोर्स, नेट फोर्स क्या आ गया? 0. 0। क्या नेट फोर्स डिपेंड कर रहा है क्या कि मैं क्यू की वैल्यू बदल दूं, ई की वैल्यू बदल दूं, थीटा बदल दूं? No. नहीं भाई, अगर ई यूनिफॉर्म है तो यहाँ पर भी ई वही है और यहाँ पर भी Same. सेम होगा। अब सोचो अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म देता तो यहाँ पर E1 होता और यहाँ पर E2. E2, क्या फोर्स 0 होता? No. नहीं। इसका मतलब ये रोटेट भी करता और आगे भी जाने लगता, इसलिए ये चीज आगे सिलेबस में नहीं है। समझा कि नहीं? ठीक है, आगे देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म आगे देखेंगे। पहली बात ये समझ आई, क्या नेट फोर्स 0 इन बातों पर डिपेंड करता है क्या? नहीं ना? No. ये क्लियर याद रखना है। फोर्स सबको समझ आया या नहीं? Yes. तो डेफिनेटली अब नेक्स्ट चीज हम क्या फाइंड करेंगे? Torque. Torque. टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? चलो बताओ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, I omega. अरे रुक जा, आई ओमेगा कहाँ से यहाँ ओमेगा पता चल गया? फोर्स पता है तो टॉर्क कैसे निकालते हैं? F into आर परपेंडिकुलर। अगर मैं बात करूं कि ये डाइपोल थीटा एंगल पर रखा हुआ है, पी, इसका पी ई के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? अगर एल है बीच की डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर L sin. sin theta. सबको दिखा ना, एल साइन थीटा होगा। आंसर होगा एफ इंटू एल साइन थीटा। और बेटा एफ को क्या लिखोगे? क्यू इंटू E. ई। ये जो क्यू और एल है ये मिलके क्या बन गए? P. E. P. और टॉर्क का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पी समझ आया P. क्या? Q इंटू ई को देखो यहाँ पर मैंने 2a लिखा है, L लिख लो, कुछ भी लिख लो, डेरिवेशन करना है सिर्फ। तो यहाँ पर मैंने 2a इंटू साइन थीटा लिखा, क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, और ये 2a को Q के साथ एडजस्ट कर दिया और क्या बना दिया? P। तो फॉर्मूला क्या बन गया है टॉर्क का, जो याद रखना है? PE Sin. साइन थीटा। और अगर आपको वेक्टर सॉल्व करना है तो ये हुआ P वेक्टर, ये हुआ E वेक्टर, और आंसर क्या आएगा? P क्रॉस E। पक्का ना? यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. टॉर्क का फॉर्मूला P साइन थीटा, वेक्टर को P क्रॉस E। डन? Yes, sir.
ओके ठीक है। टॉर्क के बाद क्या निकालेंगे हम? पोटेंशियल। पोटेंशियल। अच्छा मैं बता रहा हूँ, कल के लेक्चर के पहले सब लोग ये पूरा लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, फिर कल के लेक्चर होने के बाद आप प्रैक्टिस शीट स्टार्ट कर सकते हो, डाइपोल वाला सेक्शन। ओके यस यस। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? पीई कॉस थीटा। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से है, ये किसी इंस्टेंट पे डिपेंडेंट है। क्या? कि किस जगह पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो अगर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, वर्क डन, तो आपको देगा कि एक फील्ड है और डाइपोल रखा हुआ है ऐसे, डाइपोल को 30 डिग्री रोटेट करने में कितना फर्क पड़ेगा। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधे यहाँ 30 रख देते हैं। नहीं यार, इनिशियल और फाइनल देखना है। सोचो उसे 30 से 60 मूव किया है, तो आप क्या निकालेंगे, 30 पर एनर्जी और 60 पर एनर्जी, और उनको डिफरेंस करेंगे। थीटा नहीं, डायरेक्ट माइनस कर देना। ओके यस सर। तो ये समझ आया कि फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, पी कॉस थीटा माइनस पी कॉस थीटा। माइनस पी कॉस थीटा। फिर अगर वेक्टर में देखोगे तो पी डॉट ई। अगर आपको वर्क डन निकालना है तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे। थीटा 1 से थीटा 2 जाना है तो पहले थीटा 2 रखेंगे, माइनस थीटा 1 रखेंगे। ओके समझा कि नहीं? यस सर। यस तो ये हुआ वर्क डन। अब यार जब बात एनर्जी की आती है तो स्टेबिलिटी की बात आती है। पूछो क्यों? क्योंकि पूरे डाइपोल पे नेट फोर्स क्या है, जी 0। जीरो। तो मतलब वो कहीं पे भी रखो, किसी भी एंगल पे रखो, वो कैसा है, स्टेबल। स्टेबल। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि अगर मैंने उसे डिस्टर्ब किया, सॉरी माय मिस्टेक यार, स्टेबल नहीं, टर्म यूज करेंगे क्या, इक्विलिब्रियम में है वो। नेट फोर्स 0 मतलब कैसा है, इक्विलिब्रियम में। अब आप डिस्टर्ब करके चेक करके बताओगे कि स्टेबल है या नहीं है। ओके तो हम स्टेबल एंड अनस्टेबल एनर्जी से भी देख सकते हैं। जब एनर्जी मैक्स है तब क्या होगा, अनस्टेबल। अगर मैं चीजों को देखूंगा तो यहाँ से मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी जिसपे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। इसे सभी लोग अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर क्या, अगर थीटा मैंने ले लिया 180, मतलब देखना डाइपोल कैसे रखा है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, समझना यार सभी। और डाइपोल को कैसे रखा है, ऐसे। समझ आया कि नहीं, दोनों के बीच एंगल कितना बन गया, फील्ड और डाइपोल के बीच में 180। 180। अब जरा सोचो, डाइपोल अगर ऐसे रिवर्स रखा है मतलब प्लस और माइनस किधर होगा, ये प्लस होगा और ये। अब जरा इसे डिस्टर्ब करते हैं, प्लस को इधर कर दिया और माइनस को इधर। अब बताओ इस पे फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे, प्लस वाले पे किधर लगेगा फील्ड में, राइट साइड। राइट साइड पे। ये हुआ प्लस पे फोर्स और ये हुआ माइनस पे। क्या लग रहा है, अगर आपने थोड़ा डिस्टर्ब किया तो ये तुरंत इसे रोटेट कर देगा ना, या रोटेशनल फीलिंग देखें। अगर आपने थोड़ा भी डिस्टर्ब किया डाइपोल को 180 से तो तुरंत रोटेट होके कैसा हो जाएगा डाइपोल, हमेशा इन द इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या है सबसे ज्यादा, स्टेबल। तो थीटा 0 डिग्री पर कैसी पोजीशन होती है, कॉस थीटा 1 होता है, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, माइनस पी। इसलिए ये क्या है, स्टेबल। और जबकि 180 के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, प्लस तो डेफिनेटली ये क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। समझा या नहीं? अच्छा अब देखो 90 के लिए यू क्या होता है, जीरो। 0। तो इसे कुछ लोग बोल देते हैं न्यूट्रल। क्या ये न्यूट्रल है, नहीं। डाइपोल की कोई भी पोजीशन कहीं पे भी न्यूट्रल नहीं होती। न्यूट्रल मतलब क्या है बताओ, कोई समझाएगा न्यूट्रल मतलब फिजिकल फीलिंग क्या है, फोर्सेस इक्वल दोनों है नहीं, वो तो इक्विलिब्रियम है ना। नेट फोर्स 0 मतलब इक्विलिब्रियम।
न्यूट्रल की डेफिनेशन क्या थी? ऐसा फिगर बनाया था ना वर्क एनर्जी में कि अगर यहां से डिस्टर्ब किया तो गिर जाएगा, मतलब अपनी पोजीशन मिस करेगा, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल। न्यूट्रल की बात है कि आप डिस्टर्ब करो तो वहीं पे रुक जाएगा। अरे समझा कि नहीं न्यूट्रल? Yes, sir. यस अब यहाँ पर था, आपने थोड़ा शिफ्ट किया, स्टेबल इसे वापस ले आएगा, अनस्टेबल में ये आगे चला जाएगा, और न्यूट्रल में कहाँ रहेगा? Right. वहीं पे रहेगा। तो न्यूट्रल डेफिनेटली नहीं होता। डाइपोल के केस में न्यूट्रल जैसी कोई पोजीशन नहीं होती। वो जो 90 डिग्री है वो क्या बन जाता है हमारा? Reference. जीरो रेफरेंस। ठीक है ना? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, इसलिए वो रेफरेंस पॉइंट होता है। उसके अबाउट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बताएं, स्टेबल अनस्टेबल और वर्क डन निकालना है, ये चीजें समझ आई या नहीं? Yes. अच्छा, किसी ने मेरे से एक डाउट पूछा था रिसेंटली ही, जो एक वर्क डन हम निकालते थे ना एक्सटर्नल, वो Q इंटू डेल्टा वी करके, फिर किसी ने पूछा था कि पोटेंशियल एनर्जी से इसे कैसे रिलेट हुआ था, तो वहां पर हमने इसके डेरिवेशन में एक चीज यूज की थी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन Potential. पोटेंशियल एनर्जी, बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? Delta. Delta. डायरेक्टली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये याद रखना है कि हमसे हमेशा कुछ अगर नहीं गिवन तो हमेशा क्या निकालना है? Extra. Extra. इसलिए मैं फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूँ। अगर पूछेगा फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। बाद में फिर मैंने बता के रखा है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? Minus. माइनस वर्क नेगेटिव ऑफ ये। तो आपको क्वेश्चन देखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो बस बाद में अपना माइनस साइन चेंज कर देना। ओके, तो बता, तीनों चीजें समझ आई कि नहीं? फोर्स, टॉर्क एंड एनर्जी क्लियर है या नहीं? Yes. अच्छा, तो डेफिनेटली यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन। अ डाइपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म फील्ड with its dipole moment making an angle 30. Find the work done required to rotate it to 60 degree. क्या वर्क डन बाय फील्ड पूछा है क्या? नहीं, extra. फील्ड में प्रॉपर बोलेगा। ये बोला है तो डेफिनेटली आंसर सिंपल करेंगे। वर्क डन एक्सटर्नल क्या होगा? माइनस पी। फाइनल कहाँ लेके गए? 60 degree. क्या कोई डाउट है? समझ में आया या नहीं? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये वर्क डन अगर आप यहाँ पर देखें तो डेफिनेटली पॉजिटिव आंसर आया, मतलब आपको रोटेट करने में एफर्ट लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक रीड करते हैं। A dipole is kept perpendicular to the uniform field, मतलब ये अगर फील्ड है और डाइपोल कैसे रख दिया है? परपेंडिकुलर। फाइंड द वर्क डन इन ऑर्डर टू मेक इट पैरेलल टू द फील्ड, मतलब क्या करना है? इसे पैरेलल टू फील्ड लेके आना है। तो अब बताओ मुझे, अब बताओ θ1 कितना है? 90 डिग्री 90. 2। 0. 0. जीरो सॉल्व करते हैं। माइनस पी, पहले क्या रखेंगे? Theta 2. 0. जीरो डिग्री तो cos 0 क्या होगा? 1. 1. माइनस ये 0. 0. 0। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? Minus. माइनस पी। इसका मतलब हमारे द्वारा जो वर्क डन है, हम वर्क डन बाय अस, वो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हमें डाइपोल को सच में ऐसे रोटेट करने की जरूरत है क्या? नहीं, No. इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस बार वर्क डन किया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि डाइपोल हमेशा किस तरफ अलाइन हो जाता है? Into the direction of इन field. द इन द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ ऑफ फील्ड। तो पहला जो क्वेश्चन था ऐसा 30 से 60 लेके गए, उसमें हमें एफर्ट लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि डाइपोल कहाँ जाना चाह रहा है? Field की Away. ये तब वर्क डन पॉजिटिव आया था, लेकिन इस बार अगर बोला कि 60 से 30 लाओ तो आपको लाने की जरूरत नहीं है। वर्क बाय एक्सटर्नल हमेशा क्या आ जाएगा ऐसे केस में? negative. Negative. तो यार चीजें समझ आ रही हैं या नहीं? Yes. यस ठीक है, तो यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अपन नेक्स्ट लेक्चर से डाइपोल का ऑसिलेशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। आपको पता है कि ऑसिलेशन क्यों होगा?
थोड़ा सा 1 सेकंड सुन लेते हैं, व्हाई देयर इज अ ऑसिलेशन। क्यों? क्योंकि ये डाइपोल है ना, और आपने थोड़ा भी रोटेट किया तो ये कैसा आने का ट्राई करेगा तुरंत, फील्ड फील्ड की डायरेक्शन में। और जब ये रिटर्न आएगा फील्ड की डायरेक्शन में, तब इसके पास क्या आ जाएगी, Speed. स्पीड। तो जैसे यहाँ पर स्पीड आ जाएगी तो फिर ये और आगे तक जाएगा ना, जैसे ही आगे जाएगा तो फिर टॉर्क कैसे लगने लगेगा, each अपोजिट, फिर वापस इसे लाएगा। इसका मतलब ये क्या करेगा, ऑसिलेशन करने लगेगा। इस अपने किस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट होने लगेगा, mean सेंटर ऑफ चार्ज। center. Center. सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ चार्ज, ठीक है। दोनों का m1 m2 होगा ना, कुछ चार्जेस का। यार अगर m सेम नहीं है तो फिर ये अलग आएगा, मतलब पूरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे फिर काम आ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि एक रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट होना चाह रही है। किसी को याद है ऐसे रोटेशनल का टाइम पीरियड क्या आता है ऑसिलेशन में, एसएचएम में? 2 पाई अंडर रूट I by आई बाई C. सी। समझ आया? तो यहाँ पर बस हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, यही सारी चीजें फाइंड करनी पड़ेगी, काम बन जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे ऑसिलेशन के बारे में, बट मुझे लगता है रिमेनिंग 3 टर्म्स आर वेरी क्लियर। क्या? फोर्स, टॉर्क एंड potential. पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर ना? ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, बट कल पूरा रिवाइज करके आना। मैंने बताया है डाइपोल बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछे जाते हैं बहुत सारे थ्योरेटिकल और सारे क्वेश्चंस। ओके, प्रैक्टिस शीट अभी स्टार्ट नहीं करेगा कोई, कल के लेक्चर के बाद ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? Yes. ओके ओके, चलो ठीक है देन, बाय एवरीवन। बाय। बाय बाय। बाय।